नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जूही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कश्मीर में 2 हफ्ते बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। फेसबुक और व्हाट्सएप समेत 22 वेबसाइटों पर प्रतिबंध जारी। आज प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी देंगे राज्यपाल। एआईएडीएमके के विलय पर संशय बरकरार। पलानीसामी खेमे ने बातचीत के लिए बताया माकूल वक्त। पनीरसेल्वम धड़ा, शशिकला के निष्कासन और जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़ा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी। मौसम विभाग ने 36 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में भी बारिश के आसार। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज। नामांकन नहीं कराने पर टैक्स क्रेडिट और वैट रिफंड में होगी मुश्किल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अघोषित आय का ब्यौरा देने का भी आखिरी दिन। और अमेरिका की चेतावनी पर रूस और चीन ने जताई चिंता। मामले में जल्दबाजी नहीं करने की अपील। तनाव के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने शुरू किया संयुक्त अभ्यास। कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 2 सप्ताह से ये सेवा घाटी में बंद थी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद 17 अप्रैल को ये पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर समेत 22 वेबसाइटों और ऐप पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इन पर रोक 4 दिन पहले लगाई गई थी। प्रशासन का आरोप है कि इन साइट्स के जरिए भड़काऊ संदेशों को प्रसारित किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन बोहरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की उम्मीद है। साथ ही घाटी में राज्यपाल शासन लगाए जाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। राज्यपाल एन बोहरा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों से बातचीत करने पर जोर दिया था। वहीं शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी कि कश्मीर समस्या के हल के लिए सरकार सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों से ही बातचीत करेगी। इस दौरान अलगाववादियों से कोई बात नहीं होगी। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में हिंसा के बाद से घाटी में तनाव और पथराव, गोलीबारी की अनेक घटनाएं हुई हैं। छात्रों के प्रदर्शन के कारण भी हालात मुश्किल हैं। वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके गुटों में विलय को लेकर संशय बरकरार है। ई पलानीसामी खेमे का कहना है कि बातचीत के लिए ये माकूल वक्त है, जबकि पनीरसेल्वम धड़ा वीके शशिकला को पार्टी से निष्कासित करने और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़ा है। पलानीसामी के नेतृत्व वाले अम्मा द्रमुक गुट ने पनीरसेल्वम धड़े पर बातचीत से मना करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ अन्ना द्रमुक पुराची थलेवी अम्मा गुट का कहना है कि मांगे पूरी होने पर ही चर्चा करेंगे। राज्य के वित्त मंत्री डी जयकुमार ने कहा है कि वार्ता के लिए ये उपयुक्त समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने ये बात कर्नाटक के समाज सुधारक महात्मा बसवेश्वर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे में इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 तलाक पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को महिलाओं के हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही जीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। इन दलों का कहना है कि पहले सरकार अपनी कथनी और करनी एक करे और फिर किसी को सलाह दे। बसवेश्वर खुद ही ने कहा, नोडदंते नडियेबेकु, यानी जैसा कहते हो वैसा चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कहना बसवेश्वर का, चलना तो आरएसएस का। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके बारे में बोलते हैं, वो मुस्लिम महिलाओं की तरफ उनके अधिकारों के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो केवल एक राजनीतिक तुच्छ समझ को लेकर किसी कम्युनिटी को किस रूप में हम और इसको अलग थलग करें, वो रवैया है उनका।
दूसरों के लिए सुधार की बात कह रहे हो आप। तो जैसे आपके यहाँ आप कह रहे हो कि धीरे धीरे सुधरेगा, वैसे वहां भी धीरे धीरे सुधरेगा। और जब कोर्ट में है केस तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पोस्ट पे वो बोलेगा, तो ये तो वाजिब बात नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने लंबित है। पीठ जल्द ही इस पर सुनवाई कर इसकी वैधानिकता पर फैसला देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर देशवासियों से मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम का ये 31वां संस्करण होगा। पिछली बार 26 मार्च को उन्होंने देशवासियों को अपने मन की बात कही थी। तब उन्होंने कहा कि 125 करोड़ भारतवासी चाहते हैं कि भारत में बदलाव आए। उन्होंने कहा था कि न्यू इंडिया कोई सरकारी योजना नहीं है, ये 125 करोड़ भारतीयों का सपना है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के छोटे छोटे और मजबूत कदमों से एक नए और बदले हुए भारत की कल्पना को साकार किया जा सकता है। वहीं ईवीएम मसले पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग जल्द ही राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उनकी शिकायतों को दूर करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक आयोग राजनीतिक दलों के सामने ईवीएम के निष्पक्ष होने के सबूत देगा। देश में ईवीएम की विश्वसनीयता पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के मुताबिक आयोग जल्द ही इस मसले पर तमाम राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा। बैठक में राजनीतिक दलों को यह बताया जाएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जल्दी ही एक ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, जिसमें ईवीएम के बारे में उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमारी ईवीएम नॉन टेम्परेबल हैं, सिक्योर्ड हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सेफगार्ड्स के अंतर्गत। और दूसरा एक चैलेंज के बारे में भी इलेक्शन कमीशन प्लान कर रहे हैं। इनका टाइम टेबल अभी वर्कआउट हो रहा है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में नसीम जैदी ने कहा कि चुनाव आयोग आने वाले हर चुनाव में वीवीपीएटी की सुविधा देने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर तक 15 लाख वीवीपीएटी मशीनें तैयार हो जाएंगी। सितंबर 2018 तक जो हमारे 15 लाख के करीब वीवीपैट हैं उनका निर्माण हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी में है। हम देश की जनता को अपने पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों के यूज़ के बारे में एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाएंगे, शिक्षा का कैंपेन चलाएंगे, ताकि वोटर्स खुद अपना वोट देखें कि जो बटन उन्होंने दबाया वो बटन सही जगह उनके कैंडिडेट और उनके सिंबल को गया या नहीं गया। हाल ही में करीब 16 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। पार्टियों की मांग थी कि आने वाले चुनावों में आयोग ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की व्यवस्था बहाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की है। ट्विटर पर जारी एक संदेश में उन्होंने कहा कि वो गलतियों पर आत्मचिंतन करके उन्हें सुधारेंगे। हालांकि विरोधी दलों ने उनकी मंशा पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर जारी अरविंद केजरीवाल के संदेश से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संदेश में एमसीडी चुनाव के बाद पहली बार हार स्वीकार की। उन्होंने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और ये वक्त काम करने का है, बहाने बनाने का नहीं। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि उनसे भूल हुई। पार्टी के मुताबिक हार की समीक्षा हर स्तर पर की जा रही है। आज हमारे विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि जितना काम 2 साल में दिल्ली सरकार ने किए हैं उतना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। लेकिन वो कम्युनिकेशन कहाँ मिस हुआ है कि आम आदमी तक वो बात पूरी नहीं पहुंची है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा जो है, साथ साथ ही जो पूरे जो नेतृत्व है, जो पदाधिकारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे खुले मन से बात हो रही है और एक ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि जिससे कि हम जो सपना लेकर के देश में एक बदलाव के लिए दिल्ली में ये मॉडल खड़ा हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो उस पर सफलतापूर्वक काम कर सके। हालांकि विरोधी दल उनकी इस दलील से इत्तेफाक नहीं रख रहे। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने माफी मांगने में बहुत देर कर दी। बीजेपी के मुताबिक केजरीवाल जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। लगातार जानबूझ की गलतियां करते हैं और माफी मांगने का स्टंट करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे झूठे और धोखेबाज, बार बार गिरगिट जैसा रंग बदलने वाले व्यक्ति के माफी पे विश्वास दिल्ली नहीं कर सकती। अब तो उनके लोगों का ही आम आदमी पार्टी पे उन पे विश्वास नहीं रहा,
तो फिर लोग क्या विश्वास करेंगे। और ये भी एक नया ड्रामा है, नया स्टंट है। वहीं कांग्रेस ने इसे मजबूरी में दिया गया बयान करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी में असंतोष को देखते हुए केजरीवाल ने एक तरफा बयान जारी किया। अब मजबूरी है चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि उनको लग रहा है कि अंदर बड़ा असंतोष है, ऐसा ना हो पार्टी टूट जाए मेरी। तो आखिर में वन साइडेड ट्वीट करके बोले हैं वो, अपने कोलीग के साथ बैठकर फिर नतीजे पे आते हैं ना कि हम सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि नहीं वाकई में गलती हुई है। गलती आपके काम में हुई है, आपकी सोच में गलती हुई है, आपने दिल्ली वालों के साथ धोखा करा, उसके नतीजे हैं ये। हाल ही में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 270 में से 48 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। उससे पहले हुए पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाईं। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन पार्टी के भीतर भी असंतोष सामने आया। कुमार विश्वास, अलका लांबा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से किए वादों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कई लोग खेतीबाड़ी पर आयकर लगाने का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से किसानों पर टैक्स लगाने की कोशिश में है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि डीजल पर अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर पहले ही सरकार ने किसानों का बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने तमिलनाडु के किसानों का हवाला देते हुए कहा कि समूचे देश में किसानों की हालत बेहद खराब है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार किसानों पर कोई नया कर लगाती है तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों पर कोई भी कर लगाने से इनकार किया है। किसानों की जो लागत आती है अनाज पैदा करने में, उतना पूरा पैसा उनको दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी और उस पे 50% और दिया जाएगा प्रॉफिट की शक्ल। लेकिन सत्ता में आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी उसका उल्लेख नहीं किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कानूनों का सख्ती से पालन कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसी को दंडात्मक शक्तियों का तुरंत इस्तेमाल कराना चाहिए ताकि कानून तोड़ने वालों को सख्त संदेश मिले। वित्त मंत्री ने ये बात प्रवर्तन दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कानूनों का कड़ाई से पालन होने पर राजस्व में बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे जनहित का नुकसान होगा। वित्त मंत्री ने गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। वहीं राजस्व सचिव हसमुख अथिया ने कहा कि करीब 8-9 लाख कंपनियां सालाना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करती हैं। इन कंपनियों की निगरानी की जा रही है। कारोबारियों के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। आज नामांकन नहीं कराया गया तो कारोबारियों के लिए इनपुट क्रेडिट और वेट रिफंड लेना मुश्किल हो जाएगा। जीएसटी की वेबसाइट पर एनरोल कराने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड को ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पर दर्ज कराना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होगी। केंद्र सरकार 1 जुलाई से देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने जा रही है। इसके तहत व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए 30 अप्रैल आखिरी तारीख तय की थी। जीएसटी लागू होने के बाद मौजूदा कानून में सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स और सर्विस टैक्स जैसे कई कर खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अघोषित आय का ब्यौरा देने का भी आज आखिरी दिन है। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कोन्याक आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार होता है आवलैंग।
इन पुरुषों को जन्मजात लड़ाका और शिकारी माना जाता है। आवलैंग त्योहार के दौरान जब ये पुरुष नाचते हैं तो इन बंदूकों से जमकर फायर भी करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तेलंगाना विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये विशेष सत्र पिछले साल पास हुए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए बुलाया गया है। केंद्र की तरफ से मिले सुझाव के तहत राज्य सरकार की तरफ से सदन में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में नकली बीज की बिक्री पर रोक लगाने से जुड़े नए कानून का विधेयक भी पेश किया जाएगा। सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी, जबकि विधान परिषद की बैठक दोपहर 3 बजे से है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद ये तीसरा मौका है जब एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज बुलाया गया ये विशेष सत्र भी बजट सत्र का हिस्सा होगा। इससे पहले 16 मार्च को भी विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। देश के अलग अलग इलाकों में मौसम ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ओडिशा में लू लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ टीकमगढ़ के बलागीर में सबसे ज़्यादा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तेलंगाना और इलाहाबाद के कई इलाकों में भी पारा 43 डिग्री से ऊपर जा चुका है। बिहार में गर्मी से राहत नहीं है। गया में पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्मी से निपटने के लिए अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हुई है, जबकि कई दूसरे इलाकों में बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में अगले 36 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में शनिवार को हुई बारिश से मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। पाकिस्तान में सूचना लीक मामले को लेकर सरकार और पाकिस्तानी सेना में ठन गई है। मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भरोसेमंद साथी तारिक फातमी को सहायक पद से बर्खास्त कर दिया है। वहीं सेना ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया है। सेना की तरफ से समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह से कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। फातमी को हटाने की अधिसूचना को लेकर टकराव पैदा होने के बाद पाकिस्तान सरकार ने हालात काबू में रखने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना आनी अभी बाकी है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में सरकार और सेना के बीच टकराव की खबरें मीडिया में आई थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। डॉन में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने सेना पर आरोप लगाया था कि वो कुछ आतंकी संगठनों पर कार्रवाई में बाधा डाल रही है। सरकार ने लीक मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया था, लेकिन सेना का दावा था कि ये खबर उनकी छवि खराब करने के लिए लीक की गई है। इस मामले में नवाज शरीफ को सूचना मंत्री परवेज रशीद को हटाना पड़ा था। क्यूबा में शनिवार को एक सैन्य विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी 8 जवानों की मौत हो गई। क्यूबन सेना की ओर से दुर्घटना की पुष्टि कर दी गई है। क्यूबन एयरलाइंस का एंटोनोव N-26 विमान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अर्टेमिसा प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जानकारी के मुताबिक विमान एक पहाड़ से टकरा गया था। वहीं सरकार ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले 2010 में भी भीषण विमान हादसा हुआ था। इसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। कोरियन प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दावा किया है कि ये परीक्षण असफल रहा। हालांकि अब तक उत्तर कोरिया की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दावा किया कि शनिवार सुबह उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को अंजाम दिया है। माना जा रहा है कि राजधानी प्योंगयांग के पास बुकचांग क्षेत्र से ये मिसाइल दागी गई। अमेरिका का दावा है कि जापान सागर तक पहुंचने में ये मिसाइल असफल रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया चीन की भी नहीं सुन रहा। दक्षिण कोरिया और जापान में इस खबर से खलबली मची हुई है।
네, 북한의 무력 도발에 대한 국제사회의 규탄 목소리가 높아지는 가운데 오늘 새벽 북한이 또다시 탄도미사일을 발사했습니다. जापान और दक्षिण कोरिया ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया अपनी आदत से बाज नहीं आता तो आने वाले दिनों में उसे कड़ी दंडात्मक कार्रवाई से गुजरना होगा। जापान ने इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों का खुला उल्लंघन बताया है। 북한 정권이 이처럼 전 세계를 상대로 불장난을 지속하면서 비핵화를 거부하는 한 유엔 안보리 등 다양한 차원의 강력한 징벌적 조치에 직면하게 될 것임을 今回の北朝鮮による弾道ミサイルの発射は国連安保理決議等に違反するものであります。我が国としては直ちに北京の大使館ルートを通じて माना जा रहा है कि अप्रैल में उत्तर कोरिया का ये तीसरा असफल परीक्षण है। कोरियन प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि शांति बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की दरकार है। We need to avoid miscalculation and misunderstanding. We need to act now to prevent conflict and achieve sustainable peace. इससे पहले चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की। अमेरिका उत्तर कोरिया पर सख्त कदम उठाने की बात कर रहा है, लेकिन चीन और रूस का साफ कहना है कि वो किसी भी सैन्य कार्रवाई के विरोध में है। 是坚持对话谈判解决的道路，武力解决不了问题，反而会造成更大的灾难。对话谈判是唯一的出路。 संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की में करीब 4000 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में करीब 500 अकादमिक और 1000 से ज्यादा सैन्य कर्मचारी शामिल हैं। इससे जुड़ा आदेश शनिवार को पारित किया गया। तुर्की में पिछले साल हुई तख्ता पलट की कोशिश के बाद तुर्की सरकार ने ये फैसला लिया है। तब से लेकर अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 1 लाख लोगों को आतंकी संगठनों के साथ संबंधों के आरोप में बर्खास्त किया गया है। तुर्की अमेरिका मूल के मौलवी फैतुल्लाह गुलेन पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाता रहा है। वहीं मौलवी फैतुल्लाह आरोपों से इनकार कर चुके हैं। इस बीच तुर्की सरकार ने ऑनलाइन साइट विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल प्रतिबंध का कारण साफ नहीं किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक साइट पर तुर्की और कुछ आतंकी समूहों के बीच संबंध वाले आर्टिकल के चलते ये कदम उठाया गया है। मलेशिया के इपोह में अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच खेला गया पहला मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हो गया। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत की तरफ से पहला गोल आकाशदीप सिंह ने 19वें मिनट में किया, जबकि 25वें मिनट में ग्रेट ब्रिटेन के टॉम कैरसन ने गोल दागकर बराबरी कर दी। उसके बाद 47वें मिनट में मनदीप सिंह ने भारत को 2-1 से बढ़त दिलाई, लेकिन 53वें मिनट में ब्रिटेन की ओर से एलन फॉरस्थिथ ने स्कोर को बराबर कर दिया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। भारत पिछले साल इसी टूर्नामेंट का उपविजेता रहा था। ये टूर्नामेंट 29 अप्रैल से 6 मई तक चलेगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा मेजबान मलेशिया, न्यूजीलैंड, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया की टीम हिस्सा ले रही हैं। वहीं एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट में पहली बार 2 भारतीयों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। महिला एकल फाइनल में जोशना चिनप्पा का सामना दीपिका पल्लिकल से होगा। इससे पहले जोशना चिनप्पा ने सेमीफाइनल मुकाबले में हांगकांग की टोंग विंग को 11-6, 11-4, 11-8 से हराया। वहीं दीपिका ने एनी एयू को 11-9, 7-11, 11-7, 11-9 से मात दी। वहीं सौरभ घोषाल ने भी सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सौरभ ने हांगकांग के लियो एयू को 11-6, 11-7, 11-3 से हराया। अब फाइनल में उनका सामना हांगकांग के ही खिलाड़ी मैक्स ली से होगा। भारत के टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन फ्लोरिडा में चल रहे एटीपी चैलेंजर्स प्रतियोगिता फाइनल में पहुंच गए हैं। रामकुमार ने सिंगल के सेमीफाइनल में इटली के एंड्रिया अर्नाबोल्डी को 6-2, 5-7, 6-4 से हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच करीब 2 घंटे 34 मिनट तक रोमांचक मुकाबला चला। फाइनल में आज रामकुमार का मुकाबला स्लोवेनियाई खिलाड़ी बलाज रोला से होगा। वहीं लिएंडर पेस भी अपने जोड़ीदार के साथ टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला अर्जेंटीना की जोड़ी से होगा।
भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की आज 147वीं जयंती है। दादा साहब फाल्के मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। उनकी कोशिशों का नतीजा है कि भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है। राज्यसभा टीवी की इस महान शख्सियत को भावभीनी श्रद्धांजलि। धुंडीराज गोविंद फाल्के या कहें दादा साहब फाल्के अपने आप में संपूर्ण कलाकार, लेकिन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के इस छात्र को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने से पहले पेंटिंग, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग तक सीखनी पड़ी। अंग्रेजी फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट ने उन्हें भारतीय कथाओं के आदर्श पुरुषों पर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह नींव पड़ी राजा हरिश्चंद्र की। दादा साहिब का जुनून ऐसा था कि इस विधा को सीखने और समझने के लिए उन्होंने जर्मनी और ब्रिटेन का भी दौरा किया। हालांकि मुश्किलें कम नहीं थीं। हरिश्चंद्र के किरदार के लिए तो कलाकार मिल गया, लेकिन तारामती के लिए कोई महिला आगे नहीं आई। ऐसे में उन्होंने एक खानसा में अन्ना सालुके को इस रोल के लिए तैयार किया। इसके बाद भी कई बाधाएं आती रहीं। इन बाधाओं से निपटते करीब 7.5 महीने बाद 3 मई 1913 को पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र पर्दे पर दर्शकों को देखने को मिली। दादा साहब फाल्के ने पौराणिक कथाओं पर आधारित 95 मूक फिल्में बनाई, जिसमें मोहिनी, भस्मासुर और सत्यवान सावित्री प्रमुख हैं। हालांकि 40 के दशक तक वॉकी टॉकी का दौर आ गया था। ऐसे में उनकी मूक फिल्मों का जादू फीका पड़ने लगा था और कारोबारी सहयोगी ने भी साथ छोड़ दिया था। ऐसे में दादा साहब फाल्के के सामने सिर्फ रिटायरमेंट का रास्ता ही बचा। उनकी मृत्यु के करीब 25 साल बाद भारत सरकार ने उनके नाम पर देश के सबसे बड़े फिल्म पुरस्कार की शुरुआत की। 2009 में उन पर आधारित मराठी फिल्म हरिश्चंद्राणी फैक्ट्री को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया। ये दादा साहब फाल्के की ही देन है कि एक शताब्दी बाद आज हिंदुस्तान फिल्में बनाने में सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर में 2 हफ्ते बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। फेसबुक और व्हाट्सएप समेत 22 वेबसाइटों पर प्रतिबंध जारी। आज प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी देंगे राज्यपाल। एआईएडीएमके के विलय पर संशय बरकरार। पलानीसामी खेमे ने बातचीत के लिए बताया माकूल वक्त। पनीर सेल्वम धड़ा, शशिकला के निष्कासन और जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़ा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी। मौसम विभाग ने 36 घंटों के लिए जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में भी बारिश के आसार। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज। नामांकन नहीं कराने पर टैक्स क्रेडिट और वैट रिफंड में होगी मुश्किल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अघोषित आय का ब्यौरा देने का भी आज आखिरी दिन। अमेरिका की चेतावनी पर रूस और चीन ने जताई चिंता। मामले में जल्दबाजी नहीं करने की अपील। तनाव के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने शुरू किया संयुक्त अभ्यास। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।